नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र से जुड़ी बड़ी खबर। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। कल तक के लिए स्थगित की गई विधानसभा की कार्यवाही। कल तक के लिए कार्रवाई की गई स्थगित। कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने कल 11 बजे तक के लिए कार्रवाई की स्थगित। ये बहुत गंभीर बात है कि जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम एक केवल निंदा प्रस्ताव नहीं पास कर सकते, निंदा नहीं कर सकते उस घटना की। कितने ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी यहां से आते हैं। मणिपुर पे, कम से कम मणिपुर पर हम आपसे कुछ बोलने की अपेक्षा कर सकते नहीं, माननीय नेता पे मणिपुर पे हम कुछ तो अपेक्षा कर सकते हैं, बोलने की अपेक्षा। आप उत्तर प्रदेश के लिए आप उत्तर प्रदेश में सब सही है। क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताइए अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि कोई निंदा की घटना हो, कोई घटना हो, आप निंदा करिए, निंदा का प्रस्ताव करिए। ये विधानसभा में ना परंपरा है, पार्टी है, दुनिया में विधानसभा का विषय। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। जिस देश में आप हम सब इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे, अमेरिका जैसे देश ने, राष्ट्रपति की ऑफिस ने निंदा की है, यूरोप में तमाम देशों ने निंदा करी है, इंग्लैंड में निंदा की, यहाँ सबने निंदा करी, लेकिन विधानसभा दूसरे हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले। तो विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने मणिपुर पर चर्चा की मांग की, जिसको विधानसभा के स्पीकर ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कह दिया कि दूसरे राज्यों की चर्चा विधानसभा में नहीं की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से विधानसभा सत्र को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है, उसके अलावा अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए थे उसको लेकर क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ। 11 बजे से ये मंच की जो है वो शुरुआत हुई और शुरुआत से पहले विपक्ष ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर जोरदार हंगामा किया। उसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर, टमाटर के जिस तरीके से प्रदेश के अंदर रेट बढ़े हुए उसको लेकर उसने जमकर जो है वहां पर कह सकते हैं नारेबाजी की। सरकार पर आरोप लगाया कि वो किसी भी तरीके से इन मुद्दों पर जो है वो सफल नहीं हुई है। हर तरीके से सरकार जो है वो इन मुद्दों पर फेल नजर आई है। उसके बाद जब 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सदन के अंदर विपक्ष की तरफ से यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मणिपुर के मुद्दे को उठाने की मांग की गई और उसमें कहा गया कि सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन इस प्रस्ताव को, जैसे वो निंदा प्रस्ताव लाना चाह रहे थे उसमें, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसको स्वीकार नहीं किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अन्य राज्य का मामला है, इसको लेकर इस विधानसभा के अंदर जो है वो चर्चा नहीं हो सकती है। उसके बाद जो फिलहाल अभी जो सदन की कार्रवाई है वो कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में कार्रवाई के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार असल मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही है। मणिपुर की जो घटना हुई है वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, तो आखिर क्यों नहीं उस पर नेता सदन अपने वक्तव्य जो है वो रख सकते हैं सदन के अंदर। और इसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान हमको देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सरकार इन सभी मसलों से बचना चाहती है, वो सिर्फ महिला सुरक्षा की बातें करती है, लेकिन असल में उसको महिलाओं की सुरक्षा से, महिलाओं के स्वाभिमान से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाया। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई उससे पहले उन्होंने मीडिया से बात करी और उन्होंने कहा कि वो सरकार हर एक मुद्दे पर जो प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ हो उस पर चर्चा करने को तैयार है। प्रदेश के अंदर इस समय एक तरफ कहा जहां सूखे की समस्या है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ से निपटना एक चुनौती के तौर पर है। कल भी उन्होंने कहा कि जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें सभी दल के नेताओं से अनुरोध किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो असल मुद्दे हैं, जो देश के, प्रदेश के विकास के जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, उन पर चर्चा की जाए, बेवजह हंगामा ना किया जाए।
सदन की कार्रवाई को ज्यादा से ज्यादा चलने दिया जाए, ताकि सदन के अंदर जो कार्रवाई होनी है ज्यादा से ज्यादा सवाल हो सके, उनके जवाब सरकार दे सके। तो इस बात को जी प्रियम, इसके अलावा जिस तरह से इन तमाम मुद्दों की तो बात हुई है, लेकिन अखिलेश यादव ने यहाँ पर जो सवाल उठाया है, सदन में उन्हें इजाजत नहीं मिली। क्या लगता है आपको, सदन के बाहर अब किस तरह की रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी और विपक्ष आगे आएगा? देखिए, विपक्ष की पूरी तरीके से तैयारी रही कि इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाए, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे हो। और विशेष तौर पर मणिपुर के मुद्दे को विपक्ष ने सदन के अंदर उठाने की मांग करी। प्रमुख तौर पर अगर आप देखें तो अखिलेश यादव ने आज सदन के अंदर जब उनका वक्तव्य हुआ तो उन्होंने विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाने की मांग करी कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की जाए। कम से कम नेता सदन जो है वो इस पर अपनी राय, अपनी जो है कहीं ना कहीं अपनी जो है वो अपनी राय जरूर इस मुद्दे पर रखें। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर इस मुद्दे को, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर केवल उत्तर प्रदेश से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर ही चर्चा की जा सकती है, अन्य राज्यों के मुद्दों को विधानसभा के अंदर नहीं उठाया जा सकता है। और इसी को लेकर कह सकते हैं साफ तौर पर जो आरोप लगा है विपक्ष की तरफ से, उसका कहना है कि ये सरकार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। जी प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी विधानसभा। Control and control by hook or by crook, usually more by crook and less by hook. Yes. So friends, make no mistake about it. As I will demonstrate shortly, this bill is completely unconstitutional. It is fundamentally anti-democratic. It is a frontal assault on the regional voice and aspirations of the people of Delhi. It violates all principles of federalism, all norms of civil service accountability, all models of assembly-based democracy, and of course, it violates, as I will demonstrate, the basic structure. Friends, it is not about this NCT government or that. It is the deliberate regression from a people's government guaranteed to the people of Delhi 30 years ago, and hence it is a decimation of the most fundamental constitutional values on the basis of which 239AA and that entire chapter was passed. That is why, friends, we must all collectively rise to oppose it. Because otherwise, friends, Iqbal's words will haunt us when he talked of Tariq ki nazrein and he said, Lamhon ne khata ki, sadiyon ne saza pai. Friends, we must also collectively oppose it because someday this anti-federal knock will come at your door. ये उनके लिए सोचने की बात है जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं या समर्थन करने की घोषणा कर दी है, जो आज दिल्ली सरकार के साथ हैं। शायद कभी आपके पास भी जल्द ही आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। सबका नंबर आ सकता है। उस वक्त जब नंबर आएगा तो आपको सिर्फ याद आएंगे मार्टिन न्यूमेलर के वर्ड्स। वो पुराने जाने माने शब्द हैं लेकिन मैं दोहरा रहा हूं। First they came for the socialists and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews and I did not speak out because I am not a Jew. Then they came for me and for you, and there was no one left to speak for us. Friends, what does, let me start with my two heads. What does this bill do textually first? And secondly, what is the consequence of that text? Let me deal with these two aspects first. दोस्तों, ये बिल एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाता है और उसको व्यापक शक्तियां देता है सुझाव देने की, हर नियुक्ति, हर स्थानांतरण, हर चीज के बारे में, ग्रेड ए अफसर से लेके दानिश अफसर तक। व्यापक है, विशाल है। कौन किसी और की सरकार में वित्त का सेक्रेटरी बनेगा, कौन पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी बनेगा, उनके बीच में अदला बदली कब और कैसे होगी, ये माननीय एलजी करेंगे निर्णय, न कि चुनावित सरकार। ये बड़े स्पष्ट प्रावधान है। मैं अभी आपको प्रावधान के नंबर नहीं दे रहा हूं। दूसरा,
जितने भी सतर्कता के अधिकार क्षेत्र हैं और जितने भी नॉन सतर्कता, नॉन विजिलेंस, वो सभी केसेस अनुशासनहीनता के विषय में सब इस अथॉरिटी में आएंगे सुझाव के लिए और माननीय एलजी के पास निर्णय के लिए। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। उद्देश्य है एक भय और हिस्टेरिया का माहौल बनाना, एक खौफ पैदा करना, जिससे कि आप इन सभी सचिवों को कंट्रोल कर सके, जो कि दिख रहा है दिन प्रतिदिन। तीसरा, ये अथॉरिटी में 3 व्यक्ति हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, अध्यक्ष बनाया गया है। ये अजीब सा अध्यक्ष है दोस्तों। कोरम है 2 लोगों का, ये एक चेयरमैन है बिना चेयर के। मैंने वैश्विक और भौगोलिक रूप से आज तक कहीं नहीं देखा मेरे सीमित अनुभव में कि एक चुनावित चीफ एग्जीक्यूटिव 2 सचिवों के नीचे आएगा। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे, ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है, उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। चौथा दोस्तों, बाद में चौथा, जितने बोर्ड्स हैं, समितियां हैं, संस्थाएं हैं, वो सब, और इसमें बहुत हैं, महत्वपूर्ण हैं, अल्पसंख्यक संघ, दिल्ली सूरेज बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, सो मेनी, लेबर वेलफेयर बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ऐसे 20 की सूची हमने दी है न्यायालय में। उन सब की बजट बनाएगा ये एनसीटी सरकार। उनके काम होंगे एनसीटी के लिए, एनसीटी के लोगों के लिए, लेकिन उनके अध्यक्ष, उनके हेड को वहीं से अपॉइंट होंगे, सुपर सीएम या गृह मंत्रालय से। जो दूरगामी नीतियां हैं सभी सिविल सर्विस के लिए, उनके टेन्योर के लिए, उनके स्थानांतरण के लिए, उनकी नियुक्ति के लिए, कौन सी पोस्ट नाजुक है, कौन सी पोस्ट सेंसिटिव नहीं है, और उपयुक्तता, वर्ड इस्तेमाल किया सूटेबिलिटी, उपयुक्तता इस अफसर की इस पद के लिए, ये सब, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होना चाहिए, ये सब माननीय सुपर सीएम, और अंततोगत्वा हम जानते हैं कि जो सब चीज करती है नियंत्रण, वो होम मंत्रालय। हर छोटी चीज के लिए, एक हर बड़ी चीज के लिए पूर्ण रूपेण व्यापक निर्बाध टेक ओवर, कब्जा, निर्बाध कब्जा है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, आप जैसे उच्चतम पद पर विराजमान महानुभाव, क्या आप अफसर क्लासेस के लिए निचले से लेके सेक्रेटरी तक नीतियां आप बनाना चाहते हैं? कम से कम वो तो एक छोटे ओहदे वाले मुख्यमंत्री के पास छोड़ दीजिए। Sixthly, friends, the secretary, this is amazing. The annals of history of legislation have not seen bills like this. The secretary of the department is made in charge of preparing and authenticating every memo, including cabinet notes. Not bad yet. Disagreements between the secretary and the minister have to be recorded in writing and then sent to the LG, and the secretary in the act itself, in the bill itself says that the secretary may write on the note which he sends to the LG why the secretary thinks that the council of ministers is taking a decision contrary to law. Any law. Law means any law. Any law of India, in the opinion of the secretary, is being violated by the council of ministers, goes to the LG. It makes, friends, the elected government hollow. A chief minister paralyzed, unable to act. Any minister shivering before his or her secretary. And the bureaucracy looking up to the LG even for sneezing. And the LG, of course, looking up to the home ministry. ऐसे हालात को देखकर मुझे वो पुराना शेर याद आया दोस्तों, एक काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। This bill, friends, eliminates 2 out of the 3 interlocking
fundamental, distinct chains and institutions which form the bedrock of any assembly-based democracy, and therefore they hit at the very root of the basic structure. These three interlocking chains, which are discussed in 10 paragraphs of the Supreme Court judgment, I wish somebody had read the judgment carefully before drafting the bill, are: one, a political executive through the Council of Ministers answerable to the people; two, a civil service answerable to the political executive and hence accountable to the people through the political executive; and regulatory agencies which are an integral part of governance in any system. The bill simply eliminates number 2 and 3. Out of 3, it takes away 2. Friends, the object is not to make Hamlet the Prince of Denmark, not even the slave of Denmark, but to take over Denmark itself. It is to make Denmark a hollow shell, substitute NCT for Denmark. Its second impact is that it eliminates the accountability of the civil service completely. In doing so, it eliminates the very concept of Westminster-style democracy, which Delhi is supposed to be fully Westminster-style minus 3 subjects only. The civil service, friends, after this bill will jump, bend, crawl, answer at the behest of an external agency, be it the Home Ministry or the Super Chief Minister. There is not even a token diarchy of powers between the CM and the LG. It converts an impartial civil service into a dictatorial civil service. Shame. It gives a real example of that forgotten serial which I love to watch and all of you have watched. Yes, Minister. The civil servant is saying only no, Minister. Remember what Nehru said about the ICS. That time, Indian Civil Service says this is neither Indian nor civil, nor does it provide service. I'm not sure how accurately it will apply in 2023, but I think he came very close to it. एक म्यान में दो तलवार नहीं है ये केस. म्यान भी एलजी के पास है और तलवार भी केंद्र सरकार के पास है. मुख्यमंत्री एक कोने में खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं सिर्फ. My third head of submission to this august house, friends. This bill seeks to amend the constitution by an act of parliament. The constitution and the debates underlying it all wanted Delhi to have all powers minus 3. This bill adds a 4th to those 3, and it does it magically without a constitutional amendment. It is indeed magic, even if it is black magic, because you can amend a constitution without a constitutional amendment. Absolutely black. 4th, decimating 2 out of the 3 prongs of a Westminster-style democracy, which has an answerable and accountable civil service and a regulatory agency, clearly violates the basic structure, because the basic structure of an assembly-based democracy includes these 3 interlocking chains. I believe that that would be a very likely Supreme Court conclusion if at all this bill is passed. Fifthly, it also violates the basic structure in another manner. The principle of decentralized federal government that has already been a part of the basic structure from the days of Bombay in 1993, around the time, by the way, when 239AA was created. If there is one animating bedrock philosophy underlying 239AA, it is decentralized federal governance. Otherwise, why not keep Delhi as a mere large municipality under central government's control? Advani ji हुआ करते थे बहुत बड़े अधिकारी ऐसे municipal setup में पहले. Why not a mere union territory? You know, there are 10 of them. Delhi is the only one to have been given the constitutional status by a constitutional amendment. No other union territory. Why? Para 77 of the 2023 judgment partly answers that. I quote, "In the spiral of cooperative federalism, the Union of India must exercise its powers within the boundaries created by the Constitution. NCT Delhi, in having a sui generis federal model, must be allowed to function in the domain chartered for it by the Constitution. The Union and the NCT share a unique federal relationship. It does not mean that NCT is subsumed in the Union merely because it is not a state." ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं.
Friends, Delhi alone, out of 10 such territories, was given this constitutional status. Not only because federalism and the aspirations of the people of Delhi were recognized, but the idea was that you will not be able to amend it out of shape, out of character, without a constitutional amendment. You don't have it today. You have a statute. This arrogant government, and this is very interesting, this arrogant government first tried it by invading Delhi's special status in 2016 and 17. Forgotten now, by executive action without even a statute. We argued and we got a 2018 first Constitution Bench judgment which struck it down. It did it again by a second notification without a constitutional amendment and lost it, and the judgment came in 2023, few months ago. But friends, unfortunately there is no cap on deliberate foolishness. There is no bar to repetitive constitutional error. They have done this again. This time they've upgraded it from a notification to a statute, but still without a constitutional amendment. And even if this bill is passed, which I am sure it will not be, the result will be the same a third time. History will repeat itself. Friends, constitutional stupidity masquerading as power is by no means a new phenomenon, especially when reason falls on deaf ears. The result is always the same: जिहालत, हिमाकत और नफरत. संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों लम्हों की बात नहीं है, सदियों की बात है. और अगर संविधान को सदियां सुनेगी, लम्हे नहीं, तो हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम उस संविधान की आवाज की हिफाजत करें. क्योंकि अगर नहीं तो संविधान चीख चीख कर कहेगा मुझे लम्हे नहीं, सदियां सुनेंगी, हिफाजत से मेरी आवाज रखना. आज आप केंद्र में हैं, मैं आप पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं. आज आप ट्रेजरी बेंच में हैं, कल कोई और होगा. ये कायम रहेंगे कि ये कायम अच्छा किया आपने हस्तक्षेप किया, क्योंकि आपके कायम शब्द के लिए मेरे पास एक जवाब है. तुमसे पहले भी वो जो शख्स यहाँ तख्त नशीन था, तुमसे पहले भी जो यहाँ शख्स तख्त नशीन था, उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था. बल्कि बशीर बद्र को कृपया भूलिए नहीं. आप लोग सब जानते हैं उसको, मुझे भी कोट करते रहते हैं आप में से कई. बशीर बद्र को उसने ही कहा था, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है. शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है. जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है. तो इसलिए कायम शब्द का इतना अहंकार नहीं होना चाहिए. Sixthly, friends, let me read some seminal words in the 2023 judgment. Now, these are going to take a little bit of time. It's a longish quotation, but it's very important for this House. 10 paras, and I'm only reading selectively, of the Supreme Court. ये राज्यसभा की कार्रवाई आप देख रहे थे. कांग्रेस से अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार पर सीधा निशाना साधा और कहा कि ये बिल भय पैदा करने वाला है. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही. ताजा खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ. नमस्कार.